हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं कविता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका कैरियर प्लानिंग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम करेंगे कंप्लीट हरियाणा जीके। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं। हमारा जो सीईटी का एग्जाम है 26-27 जुलाई को, उसकी रिगार्डिंग हम हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हम हमारे समय को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हम उन सभी टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हरियाणा का गठ है और हम क्या करेंगे, हरियाणा का परिचय करेंगे। हमारे पास जो है हरियाणा और पंजाब, जब हमारा क्या बना था, हरियाणा बना था, किसमें से अलग होके बना था, पंजाब से अलग होके बना था। तो पंजाब का कितना प्रतिशत हिस्सा हरियाणा को मिला था, वो मिला था 35.18%। ठीक है, ये हरियाणा, पंजाब का इतना हिस्सा हरियाणा को मिला था। ठीक है, फिर जो हमारा हरियाणा बना था, वो हमारे भारत का जो हमारा जो संविधान है, उसमें कौन सा संशोधन किया गया था, वो किया गया था 18वां संशोधन। तो हमारा हरियाणा राज्य कौन सा राज्य बना था, 70वां राज्य बना था। ठीक है, ये कब बना था 17वां राज्य, 1966 में। ये है नीचे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था। जब हमारा हरियाणा राज्य बना था तो उस समय हमारे पास कितने जिले थे, उस समय हमारे पास टोटल कितने जिले थे, 7 जिले थे। वो कौन कौन से हैं, आप उसको कैसे याद रखेंगे। ये आपके पास एक निमोनिक्स है, ये क्या है, घर जम्मू कश्मीर में। G4 हमारे पास क्या है, गुरुग्राम। H4 आपके पास क्या है, हिसार। A4 अंबाला। R4 है हमारे पास रोहतक। J4 जींद। K4 करनाल। लास्ट है हमारे पास M4 महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जो था वो हरियाणा का कौन सा जिला बना था, 7वां जिला बना था। कब बना था ये बना था 1 नवंबर 1966 को। जब पंजाब से हमारा हरियाणा अलग बन गया था, उसी समय हमारे पास कितने जिले थे, 7 जिले थे। वो कौन कौन से थे, घर जम्मू कश्मीर में, यानी कि गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। अभी हम देखेंगे हरियाणा का जो पुराने समय में है, उनको किस किस नाम से जाना जाता था। पुराने समय में हरियाणा को क्या बोला जाता था, ब्रह्मावृत। ठीक है, क्योंकि आप इसको ऐसे याद रखेंगे, पुराने समय में सबसे ज्यादा क्या करते थे, व्रत वगैरह करते थे। चेहमन ग्रंथ में हरियाणा को क्या बोलते थे, हरियाणा, यानी कि इसके लास्ट में क्या है, अण, तो यानी कि अण यानी कि हरियाणा। महाभारत में क्या बोलते थे, बहुधान्य। महाभारत में हमारे पास क्या था, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उससे पहले हमारे पास क्या था, बहुत ज्यादा धन था। तो आप ऐसे याद रखेंगे, महाभारत काल में हरियाणा को क्या बोला गया, बहुधान्य। ऋग्वेद में क्या करते थे, राजा राज करते थे। ठीक है, ऋग्वेद में क्या करते थे, राजा या राज, यानी कि आप हरियाणा को उस समय किस नाम से बोला जाता था, रजे हरियाणा। हर्ष चरित्र में जब आप हंसेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, कंठ छिल जाएंगे। ज्यादा हंसेंगे तो कंठ छिल जाएंगे। तो आप याद रखेंगे, हर्ष चरित्र में हरियाणा को क्या बोला जाता था, श्री कंठ जनपद। सकंद पुराण में भी ये अनय है और चेहमन में भी अनय था। तो दोनों में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, हरियाणा में। अभी हम देखेंगे जो हमारे पास 7 जिले हैं, उनके बाद और जो जिले ऐड हुए थे वो कौन कौन से जिले हैं। अभी हमारे पास टोटल कितने जिले हरियाणा में, हमारे पास टोटल है 22 जिले। अभी हम देखते हैं आगे वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। जो हमारे हरियाणा के 22 जिले हैं वो कब बने थे, यानी कि उनका स्थापना जो ईयर है, साल है, वो कौन सा है, अब ये याद करेंगे। जो हमारे पास 7 जिले हैं, हर जम्मू कश्मीर में, ये आपके पास एक निमोनिक्स है, ये 7 जिले कब बने थे, ये 7 जिले आपके बने थे, ये 7 जिले आपके कब बने थे, 1 नवंबर 1966 को बने थे। फिर है आपका सोनीपत और भिवानी। तो सोनीपत और भिवानी है वो आपके कब बना था, वो बना था 22 दिसंबर 1972 को। कौन सा जिला हो गया ये हमारे पास, 8वां और 9वां। ठीक है, सोनीपत 8वां, 9वां भिवानी। सोनीपत और भिवानी दोनों जिले कब बने थे, 22 दिसंबर 1972 को। फिर है हमारे पास कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कब बना था, इसके अगले साल, यानी कि 23 जनवरी 1973 को हमारे पास कौन सा जिला बना था, कुरुक्षेत्र। फिर हमारे पास आया 11वां जिला सिरसा। सिरसा कब बना था, 1975 में बना था।
फरीदाबाद कब बना था? 15 अगस्त 1979 में। ये कौन सा जिला था? ये था 12वें नंबर का जिला। फिर है 4 जिले इकट्ठे बने थे, वो कब बने थे? 1 नवंबर 1989 में। वो कौन कौन से हैं? आप इसको निमोनिक्स बना लेंगे। जो आपका कैथल है वो रेवाड़ी गया, यमुना, वो आपका रेवाड़ी पानीपत पानी लेने यमुना में गया। ठीक है, कैसे याद करेंगे? जो आपका कैथल है, या फिर कैसे आप किसी का नाम याद कर लीजिए। कैथल आपका रेवाड़ी गया, कैसे गया? यमुना में बैठ के गया, और क्या करने गया? पानी लेने गया। ठीक है, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर, पानीपत, ये 4 जिले हैं। ये आपके कब बने थे? 1 नवंबर 1989 में। 13, 14, 15 और 16, ये आपका 16 हो गया, 15, 14, 13। ठीक है, 17वें नंबर पे हमारा कौन सा जिला बना था? वो बना था पंचकुला। वो कब बना था? 15 अगस्त 1995, यानी कि पंच यानी कि 95। ठीक है, पंचकुला को आप ऐसे याद रखेंगे, पंचकुला यानी कि पंच यानी कि 95। 1900 कब बना था? 95 में। झज्जर और फतेहाबाद, 18 और 19वें नंबर के जो जिले हैं, झज्जर और फतेहाबाद, वो कब बने थे? दोनों जिले एक ही मतलब साल बने थे, सन में बने थे। वो बने थे 1997 में, 15 जुलाई 1997 में। फिर है हमारे पास 19वें नंबर का जिला, वो है नूंह, मेवात। वो कब बना था? 4 अप्रैल 2005 को बना था। फिर है हमारे पास 18, 19, 20वें नंबर का हमारे पास नूंह है। 21वें नंबर का हमारे पास पलवल कब बना था? 15 अगस्त 2008 को। फिर है हमारा जो लास्ट जो जिला बना था हमारा 22वें नंबर का, वो जिला है हमारा चरखी दादरी। कौन से जिले से अलग होके बना था? वो बना था भिवानी जिले से अलग होके आपका कौन सा जिला बन गया? चरखी दादरी। वो कब बना था? 1 दिसंबर 2016 को। ठीक है, ये थे आपके जो जिले कब कब बने थे। तो आप इनको कैसे याद रखेंगे? घर जम्मू कश्मीर में ये 7 जिले आपके कब बने थे? जब आपका हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद है सोनीपत और भिवानी, ये दोनों जिले आपके 1972 में बने थे। उसके बाद आ गया कुरुक्षेत्र, उसके अगले साल यानी कि 1973 में। फिर बना था सिरसा आपका 75 यानी कि 75 में। फरीदाबाद 79 में। फिर है 4 कैथल, रेवाड़ी गया यमुना में बैठ के क्या लेने? पानी लेने, वो बना था आपका 1989 में। फिर पंच से याद रखेंगे ना, 1995 में क्या बना? पंचकुला। झज्जर और फतेहाबाद कब बने थे? 1997 में बने थे। नूंह आपका 1905 में, पलवल 2008 में, और चरखी दादरी आपका 2016 में बना था। अभी हम देखेंगे हरियाणा के जिलों के पुराने नाम। जो हमने जिले पढ़े थे अभी, वो कितने जिले हरियाणा के अंदर? 22 जिले हैं। उनमें से कुछ जिले ऐसे हैं जिनके क्या थे? पुराने नाम हैं। जैसे कि फतेहाबाद का पुराना नाम क्या है? इकदार, यानी कि इकदार फतेहाबाद। ठीक है, इसको आप कैसे याद करेंगे? फतेह यानी कि एक बार फतेह दे दे हमें, एक बार फतेह दिला दे। ठीक है, कैथल का इसी के नाम से है कपिल स्थल यानी कि हनुमान नगरी। रोहतक का क्या है? रोहतिका, अब इसी के नाम से मिलता जुलता है। रेवाड़ी का पुराना नाम क्या है? रेवावाड़ी। दादरी का दादुर यानी कि जहाँ पे, दादुर का मतलब क्या होता है? मेंढक। ठीक है, हिसार का होता है इसुकार यानी कि फिरोजा ए हिसार। महेंद्रगढ़ का आप याद रखेंगे क्या है? कानोड। ये आपका एचएसएससी पूछता है बार बार। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है? कानोड। यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? अब्दुल्लापुर। यमुनानगर का क्या है? अब्दुल्लापुर। कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता था? बहुधान्य। गुरुग्राम का जो नाम है वो है गुड़गांव। सिरसा का है सैरिस्कम। ये मिलते जुलते हैं। जींद का जयंतपुरी, पलवल का अपलवा, सोनीपत का सोनपरस्त। ये आपके पुराने नाम है हमारे जो जिले हैं उनके। हम देखेंगे हरियाणा की जनगणना। जो हमारे हरियाणा की जनगणना है वो पहली बार कब हुई थी? वो हुई थी 1971 में। और जो हरियाणा के अंदर है कुल गांव कितने हैं? हमारी जो जनसंख्या, ये कुल गांव किसके अकॉर्डिंग है? जो हमारी जो लेटेस्ट जनगणना है वो कब हुई थी? 2011 में हुई थी। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने गांव है? टोटल 6841। और ग्राम पंचायतें कितने हमारे पास? 6212। ठीक है, और हरियाणा की जो जन्म दर है वो कितनी है? 24.3%। और जो मृत्यु दर है वो कितनी है? 6.3%। फिर हम देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से
हरियाणा का कौन सा, जनसंख्या के अकॉर्डिंग हरियाणा का जो जिला है सबसे अधिक जनसंख्या कौन से जिले की है, वो है आपकी फरीदाबाद की। और सबसे कम जनसंख्या हरियाणा के कौन से जिले की है, वो है आपकी पंचकुला की। और सबसे ज्यादा क्या है, फरीदाबाद। फिर हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि है यानी कि हमारी कितनी हुई है, 19.9%। किसका रेफरेंस लिया है यहाँ पे 19.9%, ये हमने देखी है 2001। इससे पहले की जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, 2001 में। उसके बाद जो हमारे हरियाणा की जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 19.9%, यानी कि अप्रोक्स 20%। जनसंख्या की वृद्धि के अकॉर्डिंग की सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि कहाँ हुई है, वो है गुड़गांव के अंदर। सबसे कम कहाँ हुई है, झज्जर के अंदर। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। फिर हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व। जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जो हमारा हरियाणा है उसका स्थान भारत में कौन से नंबर पर है, 11th यानी कि 11वें नंबर पर है। और हमारे हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 573। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कौन से जिले का है, वो है आपका फरीदाबाद का, जो कि कितना है आपका 2442। ठीक है। फिर है सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है, सिरसा का, जो है 303। साक्षरता दर देखेंगे फिर हम, साक्षरता दर कितनी है हरियाणा की, ओवरऑल साक्षरता दर कितनी है, 75.6%। ठीक है। उसमें से मेल कितने हैं, मेल की जो साक्षरता दर है वो है आपकी 84% और फीमेल है महिलाओं की कितनी है, 65.9%। जो हमारे मेल है यानी कि पुरुष है वो सबसे ज्यादा कौन से जिले में पढ़े लिखे हैं, वो है आपके रेवाड़ी के अंदर। जो आपकी महिलाएं हैं वो कौन से जिले में, हरियाणा के कौन से जिले में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो है गुरुग्राम के अंदर। फिर है साक्षरता दर, आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा किसकी है, गुरुग्राम की, और सबसे कम किसकी है, मेवात की। और मेवात के अंदर जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं उन दोनों ही क्या है, साक्षरता दर बहुत ही कम है। सबसे कम पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम कौन से जिले की है, वो है मेवात की, और सबसे ज्यादा किसकी है, गुरुग्राम की। फिर लिंग अनुपात देखते हैं। लिंग अनुपात में हरियाणा कौन से नंबर पे आता है, 28वें नंबर पे आता है। वो 28वें नंबर पे किसका, भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से हरियाणा कौन से नंबर पे आएगा, 28वें नंबर पे आएगा। और हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है, 7:8:9। ये कितना है, 7:8:9, यानी कि 8:7:9। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, 7 लिखेंगे बीच में, आगे 8 लिख देंगे बाद में 9। ये है आपका हरियाणा का लिंग अनुपात। सबसे ज्यादा जो आपका लिंग अनुपात है वो किसका है, वो है आपका नूक का, यानी कि मेवात का, जो कितना है 907। लिंग अनुपात आप कैसे मेजर करेंगे, कैसे देखते हैं, कैसे मापते हैं, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, इस 1000 पुरुष पे जितनी महिलाएं हैं वो क्या हो जाता है हमारा लिंग अनुपात। हमारे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, 879। सबसे ज्यादा जो है लिंग अनुपात वो किसका है, नू के अंदर 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, 907। और सबसे जो कम है लिंग अनुपात वो किसका है, गुड़गांव और गुरुग्राम का, और फिर सोनीपत का। इन दोनों का क्या है आपका, सेम है, सोनीपत और गुरुग्राम का, जो कि आपका 854, यानी कि 854। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा हरियाणा है उसका कौन सा स्थान है हमारे भारत के अंदर, वो है 21वां स्थान। ठीक है, यानी कि आप क्षेत्रफल से कैसे याद रखेंगे, क्षेत्रफल यानी कि प्रॉपर्टी पे जो है हमारे किसका हक होता है, मेल यानी कि पुरुषों का। और पुरुषों की शादी करने की एज कितनी होती है, 21 साल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे हरियाणा का जो रैंक है वो क्या है, 21वां, जो कि क्या है 1.34%। किसका, जो हमारे भारत की जो टोटल भूमि है वो हरियाणा की, हमारे पूरे भारत की भूमि का हरियाणा कितना प्रतिशत हिस्सा है, 1.34%। फिर है जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा कौन से नंबर पे है, 18वें नंबर पे, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से 18वें नंबर पे है, जो कि कितनी है 2.09%, जो कि क्या है पूरे भारत की जनसंख्या का 2.09% है। ये था आपका एक जनगणना का, हरियाणा की जनगणना का ओवरऑल। ठीक है,
अच्छा, आप इसके अंदर आप एक दो बातें और याद रखेंगे। जो हमारी हरियाणा की जनगणना की है वो हमने कौन सी की है, वो हमने की है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। जो ये हमने जो भी फैक्ट देखे हैं, जो डाटा देखा है, वो किसका है, 2011 की जनगणना का। तो हम देखेंगे इसमें ये कब की है जनगणना, हमारी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो फैक्ट थे वो सारे थे। जो हमारी जनगणना है हरियाणा की, वो क्या होती है, जो हमारी जनगणना है वो कब होती है, हर 10 साल में होती है एक बार, ठीक है। हर 10 साल में, हर 10 वर्ष बाद आपकी क्या होती है, जनगणना। और ये जनगणना किसके द्वारा की जाती है, कौन से मंत्रालय द्वारा आपकी जनगणना की करवाई जाती है, वो है आपका गृह मंत्रालय। ये आप याद रखेंगे, गृह मंत्रालय। हरियाणा के अंदर अब तक कितनी जनगणना की गई है, 2011 की इंक्लूड करके, वो कौन सी की गई है आपके पास, 5 जनगणना हुई है अब तक हरियाणा के अंदर। ये कुछ आपके 2-3 फैक्ट थे, ये भी आप याद रखेंगे। अब हम देखेंगे हरियाणा के राजकीय प्रतीक। तो हमारा राजकीय प्रतीक यानी कि हमारे राज्य के क्या क्या प्रतीक हैं। तो सबसे पहला हमारा राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल। और राजकीय खेल हमारा क्या है, कुश्ती। जो हमारा फल है वो क्या है, आम। जो राजकीय मिठाई है वो क्या है आपकी, जलेबी या फिर घेवर, जलेबी या फिर घेवर। राजकीय स्तनधारी पशु पूछे ना आपसे तो आप क्या करेंगे, नील गाय। और आपसे स्तनधारी ने बोल के सिंपल आपसे पूछे राजकीय पशु तो क्या करेंगे आप, काला हिरण। राजकीय नदी कौन सी हो गई आपकी, सरस्वती नदी। और राजकीय पक्षी क्या आपका, काला तीतर, ठीक है। राजकीय फूल क्या आपका, कमल। जो हमारा राज्य का जो त्योहार है वो क्या है, तीज। और जो हमारा राजकीय कवि है वो कौन है, हमारा उदय भानु हंस, ठीक है, हमारा उदय भानु हंस। भाषा कौन सी हमारी राजकीय भाषा कौन सी है, हरियाणा की हिंदी। उपन्यास कौन सा है हरियाणा का, वो है झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी किसने लिखा था, राजा राम शास्त्री ने लिखा था। किसने लिखा था, राजा राम शास्त्री ने। हास्य कवि हरियाणा का, जो हरियाणा का राजकीय हास्य कवि कौन है, सुरेंद्र शर्मा। और राजकीय कवि पूछे तो उदय भानु हंस, हास्य कवि पूछे तो सुरेंद्र शर्मा। और राजकीय जो उर्दू कवि है हरियाणा का वो कौन है, अनूप चंद आफ्ताब। और हरियाणा का जो नृत्य है वो कौन सा है आपका, सांग है। अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम देखेंगे उपनाम। हरियाणा के जो शहर हैं उनको और अन्य किस किस नामों से जाना जाता है, उनको क्या बोलते हैं, उनके उपनाम। तो फर्स्ट है हमारा हिसार। हिसार को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो वो है हमारे पास, हिसार को किस नाम से जाना जाता है, हिसार को बोल देते हैं हम स्टील सिटी यानी कि और मैग्नेट सिटी। हमारे पास क्या है, स्टील सिटी और मैग्नेट सिटी किसको बोलते हैं, हम हिसार को बोलेंगे। जींद को क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हरियाणा के अंदर ऐसी जगह पे है कि ये बीचों बीच है, इससे किसी भी राज्य की सीमा नहीं लगती, इसलिए क्या बोलते हैं जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा या फिर दूध की नगरी। अंबाला को क्या बोलेंगे, विज्ञान नगरी या फिर मैक्सी सिटी। पंचकुला को क्या बोलेंगे, नदियों का शहर बोलते हैं पंचकुला को, और दूसरा क्या बोलते हैं हम, नैनो सिटी। फिर हमारे पास यमुनानगर। यमुनानगर को क्या बोलेंगे, यमुनानगर को क्या बोलेंगे, पेपर सिटी। पेपर सिटी, शुगर सिटी, पेपर सिटी, शुगर सिटी और मछुआरों का स्वर्ग। ये किसके नाम है, हमारे यमुनानगर के नाम है। शुगर सिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, गन्ने की खेती की जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, यमुनानगर को क्या बोलते हैं, शुगर सिटी। और इसको बोलते हैं पेपर सिटी। पेपर किससे बनते हैं, हमारे लकड़ी से बनते हैं, लकड़ी यानी कि पेड़ पौधों से। तो सबसे ज्यादा पेड़ कहाँ होते हैं, यमुनानगर के अंदर क्या होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो यमुनानगर के ही एक के अंदर एक जगह है छछरौली, उसको हम क्या बोलते हैं, हरियाणा का चेरापूंजी। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो आपकी कहाँ होती है, चेरापूंजी के अंदर। यानी कि चेरापूंजी तो आपकी मेघालय के अंदर जगह है, हरियाणा का चेरापूंजी किसको बोलेंगे, छछरौली को।
रोहतक को क्या बोलते हैं हम? फिल्म सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? रोहतक को। फिर आ गया हमारे पास फतेहाबाद। फतेहाबाद को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। पिंक सिटी किसको बोलेंगे? फतेहाबाद को। दूसरा क्या बोलेंगे? महलों का शहर। करनाल को क्या बोलेंगे? हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा और आधुनिक शहर। किसको बोलेंगे? करनाल को। फिर हमारे पास कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को क्या बोलते हैं? धर्म नगरी। धर्म नगरी किसको बोलेंगे? कुरुक्षेत्र को। और दूसरा क्या बोलेंगे? गीता स्थली, यानी कि गीता का स्थान भी क्या है? कुरुक्षेत्र। फिर हमारे पास भिवानी। भिवानी को क्या बोलेंगे? हरियाणा की काशी, यानी कि हरियाणा की काशी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा के अंदर, भिवानी के अंदर। मिनी क्यूबा भी किसको बोलते हैं? हरियाणा को। वस्त्र नगरी और बॉक्सिंग का शहर, ठीक है, बॉक्सिंग का शहर भी किसको बोलते हैं हम? भिवानी को। छछरौली ये हमने देख लिया, हरियाणा का चेरापूंजी बोलते हैं छछरौली को, जहाँ पे क्या होती है? सबसे ज्यादा बारिश होती है। फिर हमारे पास गुरुग्राम। गुरुग्राम को क्या बोलेंगे? मेडिसिटी, ऊर्जा, सौर ऊर्जा का हब बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? सपनों का शहर और साइबर सिटी। ये 4 नाम किसके हैं? गुरुग्राम के। वो कौन कौन से हैं? मेडिसिटी, सौर ऊर्जा का हब, सपनों का शहर और साइबर सिटी। फिर है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को क्या बोलते हैं? खनिजों का शहर, क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं? आपके महेंद्रगढ़ के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं? महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर। नारनौल। नारनौल को क्या बोलेंगे? बीरबल नगरी या फिर बावड़ियों का शहर। बावड़ी यानी कि तालाब, तालाबों का शहर या फिर बावड़ियों का शहर। किसको बोलेंगे? नारनौल को। पलवल को हम क्या बोलेंगे? पलवल को बोलेंगे कॉटन सिटी। कॉटन सिटी किसको बोलेंगे? पलवल को। फिर है हमारे पास फरीदाबाद। फरीदाबाद को क्या बोलेंगे? उद्योग नगरी, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा उद्योग वगैरह है वो कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। तो फरीदाबाद को क्या बोलेंगे? उद्योग नगरी। जो टोहाना है उसको क्या बोलेंगे हम? नहरों का शहर, ठीक है। तीगांव। तीगांव को क्या बोलेंगे? शहीदों का गांव। शहीदों का गांव पूछेगा तो कौन सा होगा हमारे पास? तीगांव। और शहीदों का शहर पूछेगा तो हमारे पास क्या होता है? झज्जर। तो क्या आएगा? झज्जर। सोनीपत को क्या बोलते हैं हम? एजुकेशन हब भी बोलते हैं सोनीपत को। और क्या बोलते हैं? साइकिल सिटी। साइकिल सिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोनीपत के अंदर जो हमारी एटलस साइकिल की जो कंपनी है वो कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर। साइकिल सिटी, एजुकेशन हब किसको बोलेंगे? सोनीपत को। रेवाड़ी को क्या बोलेंगे? पीतल नगरी। रेवाड़ी को हम क्या बोलेंगे? पीतल नगरी, ठीक है। फिर है हमारे पास कैथल। कैथल को क्या बोलते हैं? छोटी काशी। छोटी काशी किसको बोलते हैं? कैथल को। और हरियाणा की काशी पूछ लेना आपसे तो वो किसको बोलते हैं हम? वो बोलते हैं भिवानी को। हरियाणा की काशी कौन है? भिवानी। और छोटी काशी कौन है? कैथल। और हनुमंत नगरी यानी हनुमान की जो नगरी है वो है कैथल। पानीपत को क्या बोलते हैं? पानीपत में हमारा क्या होता है? जो भी हैंडलूम की जो चीजें वो कहाँ बनती हैं? पानीपत के अंदर। पानीपत को क्या बोलेंगे? बुनकरों का शहर, युद्धों का अखाड़ा, योद्धाओं का अखाड़ा, ठीक है। और झज्जर को हमने देखा क्या बोलते हैं? शहीदों का शहर। तो ये थे हमारे हरियाणा के शहरों के कुछ उपनाम। तो आप इनको याद रखेंगे, इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हरियाणा का भूगोल, यानी कि हरियाणा की ज्योग्राफी देखेंगे। जो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो किसके समान है? हमारा जो हरियाणा है, हमारा राज्य है, वो डेनमार्क और भूटान जो हमारा देश है उनके क्षेत्रफल के समान हरियाणा का क्या है? क्षेत्रफल है। और जो हमारे हरियाणा की जो भी स्थिति है, यानी कि जो पोजीशन है वो क्या है? वो है अक्षांश। जो अक्षांश है आपका, अक्षांश विस्तार कितना है हरियाणा का? 27 डिग्री 30 मिनट से आपका 30 डिग्री 55 मिनट पूर्वी अक्षांश, ठीक है। क्या है आपका? पूर्वी अक्षांश। देशांतर कितना आपका? 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट आपका उत्तरी, ठीक है। ये आपका अक्षांश और ये है आपका देशांतर। आप इनको याद रखेंगे, ये आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। 27 39 से 30 55 74 के बाद 28 है आपका, उसके बाद है 77 36। हरियाणा की जो हमारा हरियाणा राज्य है उसकी सीमा
किसी भी पड़ोसी देश के साथ नहीं लगती और ना ही किसी सी यानी कि समुद्र के साथ उसकी बाउंड्री टच होती। पड़ोसी देश यानी कि जैसे कि और जो दूसरे देश हैं जैसे कि पाकिस्तान है, भूटान है, भूटान हो गया हमारा, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, उनके साथ हमारे हरियाणा की बाउंड्री टच नहीं होती, ठीक है। ना ही कोई हमारे हरियाणा से कोई समुद्र की बाउंड्री टच होती है। हमारा हरियाणा जो है वो किन किन राज्यों से अपना क्या करता है, बाउंड्री शेयर करेगा, वो है आपके 5 राज्य। सबसे पहले कौन सा है, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब रहेगा। और 2 हैं आपके यूटी, वो कौन से हैं, दिल्ली और चंडीगढ़। और हरियाणा और यूपी के बीच में जो बाउंड्री बनाती है वो कौन सी रिवर बनाएगी, कौन सी नदी है, वो आपकी यमुना नदी, ठीक है। फिर हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है आपका बागड़, ठीक है। बागड़ क्या है, आपका जो रेतीला बाग है उसको हम क्या बोलते हैं, बागड़। फिर है दूसरा हमारे पास कच्छार। कच्छार जो घग्गर और आपकी जो यमुना नदी के बीच का जो भी मैदानी भाग है उसको हम क्या बोलेंगे, कच्छार बोलेंगे। फिर तीसरा है हमारे पास अरावली। अरावली कहाँ पाई जाती है, हमारे हरियाणा के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में क्या पाई जाती है, अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जो हमारे हरियाणा में अरावली का जो भाग है वो कितना है, अरावली की जो श्रृंखला है, अरावली पहाड़ियों की जो श्रृंखला है वो हरियाणा में कितना प्रतिशत है, उनका हरियाणा में केवल 3.09% ही भाग है। कहाँ पे, हरियाणा में, किसका, अरावली पर्वत की श्रृंखला का। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ है वो कहाँ पाई जाती है, हमारे हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों का कितना प्रतिशत है, 1.67%। फिर हमारे पास जो 5वां भाग है पिडमोंट। पिडमोंट हम किसको बोलेंगे, जो हमारे पर्वत हैं उनके जो पास की जो भूमि है उसको हम क्या बोलेंगे, पिडमोंट। जैसे कि ये हमारे पर्वत, कोई भी हमारे ये पर्वत हो गए, इनके जो पास की यहाँ की जो भूमि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिडमोंट, ठीक है। पिडमोंट भूमि या पिडमोंट क्षेत्र। ये है हमारा हरियाणा को हमने भौगोलिक दृष्टि से 5 भाग में बांट दिया, बागड़, कच्छार, अरावली, शिवालिक और पिडमोंट। अभी जो हमारे क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो हमारे क्या थे, वैज्ञानिक थे, कौन थे वो, डॉक्टर जसबीर सिंह थे। उन्होंने हमारे हरियाणा को मिट्टी के आधार पर 8 भागों में बांट दिया। ये क्या था, हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा था। और उन्होंने, जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने किस बेस पे डिवाइड किया है, मिट्टी के आधार पे। कौन, जसबीर सिंह ने। तो सबसे पहला है हमारा शिवालिक। शिवालिक है जो हमारा, वो कहाँ पाया जाता है, हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में कहाँ पाई जाती है, आपकी जो शिवालिक जो आपका मैदान है वो पाया जाता है, शिवालिक क्षेत्र, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, यमुनानगर पंजाब और यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला के अंदर आपका कौन सा पाया जाता है, शिवालिक का जो मैदान है, शिवालिक क्षेत्र है वो आपका पाया जाता है। 3 जिले हैं, यमुनानगर, पंचकुला और आपका है अंबाला, ये यहाँ पे पाया जाता है आपका शिवालिक। फिर है दूसरे नंबर पे आपका गिरिपाद, ठीक है। गिरिपाद क्या होता है, जो पहाड़ों के आसपास का जो एरिया होता है, यानी कि फुट हिल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, गिरिपाद। ये भी आपका कहाँ पाया जाता है, यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला के अंदर पाया जाता है। गिरिपाद को हम क्या बोल देते हैं, इनके अंदर जो मैदान पाए जाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, घर बोल देते हैं। और गिरिपाद के अंदर जो गड्ढे पाए जाते हैं आपको, उसको हम क्या बोल देते हैं, चो बोल देते हैं, चो, ठीक है। फिर थर्ड है आपका जलोढ़ के मैदान। जलोढ़ के मैदान को हम क्या बोल देते हैं, बांगर भी बोल देते हैं। जलोढ़ के मैदान कहाँ बनते हैं, जहाँ पर आपकी कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, यमुना, घग्गर, मारकंडा, सरस्वती और चोटांग नदियाँ आपकी क्या करती हैं, यहाँ पे बहती हैं। तो आपका कौन सा मैदान बन जाएगा, जलोढ़ का मैदान। और आपका जो जलोढ़ का मैदान है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, जलोढ़ के मैदान में आपके आते हैं कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला
कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, सिरसा, ये सब आपके कहाँ आएंगे, ये आपके आ जाएंगे जलोढ़ के मैदान के अंदर। फिर है आपका बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान के अंदर आपका क्या आ जाएगा, ये कहाँ होता है, जहाँ पर आपकी क्या करती हैं, नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी नदियाँ आएंगी, यमुना नदी, घग्गर नदी और मारकंडा नदी। जो घग्गर नदी बहती है, घग्गर नदी के कारण जो भी आपका बाढ़ का मैदान बनेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, नैली। घग्गर से क्या बोल देते हैं, नैली। और मारकंडा से जो बनेगा मैदान उसको क्या बोल देते हैं, बेट। इसको आप कैसे याद रखेंगे, बेट से क्या करते हैं, मारते हैं। और नैली कहाँ होती है, नाली हमारे घरों के बाहर या हमारे घरों से क्या निकलती हैं, नालियाँ निकलती हैं। तो आप इनको ऐसे याद करेंगे। आपसे पूछ सकते हैं आपके एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कि घग्गर से जो बाढ़ का मैदान बनता है उसको क्या बोल देते हैं, नैली। और मारकंडा से जो बाढ़ का मैदान बनेगा उसको क्या बोलेंगे, बेट बोलेंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा बालू। बालू का मैदान ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है जो दक्षिण, जो हमारा सिरसा जिला है उसके दक्षिण से लेकर फिर आपका आ जाएगा फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी एरिया के अंदर आपका क्या पाया जाता है, बालू का मैदान। यानी कि ये क्या है, बालू मिट्टी पाई जाती है इस एरिया के अंदर। फिर है आपका अरावली। अरावली, अरावली का मैदान या फिर अरावली क्षेत्र, इसके अंदर कौन कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे अरावली के अंदर। अरावली के अंदर आपका आ जाएगा भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, गुरुग्राम और आपका क्या आ जाएगा, फरीदाबाद। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो हमारे हरियाणा के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करती हैं, यानी कि कौन से ज़िले से हमारे हरियाणा के अंदर प्रवेश करेंगी। तो कौन से ज़िले से प्रवेश करेंगी, वो है आपका गुरुग्राम। ये आप याद रखेंगे, गुरुग्राम से हमारी अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के अंदर प्रवेश करती हैं। और जो अरावली का जो क्षेत्र है वो हमारा क्या होता है, उबड़ खाबड़ है, हमारा एक समतल एरिया नहीं है, ऐसी उबड़ खाबड़ ज़मीन है ये। जो हमारा भिवानी के अंदर जो तोसाम की पहाड़ियाँ हैं, चरखी दादरी के अंदर जो कलियाना गांव है वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, ये हमारा यहाँ पे डाडम है उनकी पहाड़ियाँ हैं, वो सारी कौन सी पहाड़ियाँ हैं, आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो अरावली का क्षेत्र है वो हमारा कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। रेवाड़ी की अंदर जो भी पहाड़ियाँ हैं वो सारी भी किसका हिस्सा है, अरावली श्रृंखला का हिस्सा है। रेवाड़ी, मेवात, गुरुग्राम और फरीदाबाद। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, हमारी डोसी की पहाड़ी। ये कहाँ पाई जाती है, ये एक आपका कुलताजपुर गांव है महेंद्रगढ़ के अंदर, वहाँ पे क्या पाई जाती है, आपकी डोसी की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर। और जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, वो पाई जाती है मोरनी हिल्स के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, करो। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करो, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 15-14 मीटर। ठीक है। फिर हमारे पास 7वां तरंगीत का मैदान। ये कहाँ पाया जाता है, ये हरियाणा के जो दक्षिणी जो भाग है वहाँ पर क्या कौन सा पाया जाता है, तरंगीत। ये पाया जाता है आपका रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। ये आपके 3 जिलों के अंदर पाया जाता है तरंगीत का मैदान, तरंगीत क्षेत्र या फिर तरंगीत का मैदान। फिर है हमारे पास लास्ट हमारा मिट्टी के आधार पर जो इन्होंने हमारे जसबीर सिंह जी ने डिवाइड किया था हमारे हरियाणा को, वो है अनकाई दलदल। जो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हरियाणा का जो सिरसा जिला है उसका जो दक्षिणी भाग है वहाँ से शुरू होकर थोड़ा सा हिसार के अंदर भी पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है अनकाई दलदल। ये आपका अनकाई दलदल कैसे बनेगा, जो सिरसा के दक्षिणी भाग के अंदर आते आते जो आपकी जो ढलान है ना वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके कारण क्या है, पानी ज़्यादा नीचे बह नहीं पाता, पानी क्या हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है। तो हमारा जो एरिया है, वहाँ का जो क्षेत्र है कैसा हो जाता है, दलदल, यानी कि दलदल हो जाता है ना। वहाँ पे पूरी तरह से पानी है, न ही वहाँ पे सूखी कंप्लीट मिट्टी है, एक दलदल जैसा बन जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, अनकाई दलदल। तो ये था हमारा हरियाणा का भूगोल। अभी हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। अब हम करेंगे हरियाणा के मंडल। हरियाणा के मंडल।
हरियाणा के अंदर कितने मंडल है हमारे पास, उनको हम कैसे याद रखेंगे। 6 मंडल हैं हमारे पास हरियाणा के अंदर, वो है हमारे घर KF, जो हमारे निमोनिक्स है सब इसी से याद करते हैं, GHER KF। ये क्या हो गया हमारे पास, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और आपका F और फरीदाबाद। तो अब हम इनको देखते हैं, मंडल को याद करेंगे हम, मैप से देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा अंबाला मंडल है, अंबाला मंडल के अंदर जो आपके ये 4 है ना ऊपर ऊपर वाले, ये जो 4 आपके हैं जिले, ये आ जाएंगे अंबाला मंडल के अंदर। कौन से, अंबाला के अंदर कौन से आ जाएंगे आपके, अंबाला मंडल के अंदर कौन से आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपका पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। कौन से, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ये आ गए आपके अंबाला मंडल के अंदर। कौन से, ऊपर वाले, सबसे ऊपर क्या आपका पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये आपके आ गए अंबाला मंडल के अंदर। फिर है हमारा करनाल मंडल। करनाल मंडल के अंदर कौन से आ जाएंगे, कैथल, करनाल और पानीपत। ये 3 जो है हमारे, ये किसके अंदर आ जाएंगे, करनाल मंडल के अंदर। करनाल के अंदर क्या आ जाएंगे, कैथल, एक आपका क्या आ जाएगा करनाल, कैथल, करनाल और पानीपत। फिर है हमारा क्या आ जाएगा, फिर हम देखते हैं हिसार मंडल। हिसार के अंदर क्या आ जाएगा, हिसार, जींद, फतेहाबाद और आपका ये सिरसा। ये जो आपका पश्चिमी भाग है ना, उत्तर पश्चिमी भाग, ये सारा आपका किसके अंदर आ जाएगा, हिसार मंडल के अंदर। कौन सा, सिरसा, कौन सा आ जाएगा, सिरसा, फतेहाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार, ये आपके आ जाएंगे हिसार मंडल के अंदर। हिसार मंडल के अंदर आपके पास कितने आ जाएंगे, 4 जिले आ जाएंगे। करनाल मंडल के अंदर आपके पास 3 जिले हैं। अंबाला मंडल के अंदर आपके पास कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। फिर हम देखते हैं हमारा जो है रोहतक मंडल। रोहतक मंडल के अंदर क्या आ जाएंगे आपके, कौन से जिले आ जाएंगे, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी। मतलब कि जो जिले रोहतक को टच करेंगे वो किस में आ जाएंगे, रोहतक के अंदर। कौन से आएंगे रोहतक के अंदर आपके, रोहतक के अंदर आ जाएंगे आपके 5 जिले, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और आपका एक खुद रोहतक भी जिला है, तो रोहतक भी आ जाएगा रोहतक मंडल के अंदर। ये जो आपका रोहतक मंडल है ये आपका सबसे बड़ा मंडल है, ठीक है। और जो रोहतक मंडल है आपका, ये जनसंख्या और आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल है। कौन सा मंडल, रोहतक मंडल। आप इसको कैसे याद करेंगे, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जिले हैं, कितने जिले हैं, 5। तो इसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा हो गया रोहतक मंडल का, और इसका क्या हो गया, जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा हो गई। फिर है हमारा गुरुग्राम मंडल। गुरुग्राम मंडल के अंदर क्या आ जाएंगे आपका, रेवाड़ी, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। ये जो 3 है ना जिले हमारे, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये किसके अंदर आ जाएंगे, गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम मंडल के अंदर क्या आ जाएंगे आपके, 3 जिले आएंगे, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और एक है आपका खुद गुरुग्राम। 3 जिले आ जाएंगे गुरुग्राम मंडल के अंदर, ठीक है। फिर है आपका फरीदाबाद मंडल। फरीदाबाद मंडल के अंदर ये आपके आ जाएंगे 3 जिले, फरीदाबाद, पलवल और नूंह, ठीक है। तो ये है हमारे हरियाणा के मंडल। अभी देखेंगे जो हरियाणा के जो लास्ट के जो 2 है ना, KF, करनाल और फरीदाबाद, ये मंडल आपके कब ऐड किए गए थे, ये मंडल आपके ऐड किए गए थे 2017 के अंदर ऐड किए गए थे। उससे पहले क्या थे, हमारे पास सिर्फ 4 मंडल थे। फिर 2 मंडल और बना दिए, करनाल और फरीदाबाद। जो हमारा करनाल मंडल है वो आपका जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, सबसे छोटा मंडल है। कैसे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा मंडल कौन सा है आपका, करनाल, जनसंख्या की दृष्टि से।
ठीक है। और जो फरीदाबाद है आपका, वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो फरीदाबाद मंडल है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपका क्या है, सबसे छोटा आपका मंडल है। तो है ये है आपके हरियाणा के मंडल। आप इनको कैसे याद करेंगे, ये आपके लिए एक निमोनिक्स है, घर KF, G फॉर गुरुग्राम, H फॉर हिसार, A फॉर अम्बाला, R फॉर रोहतक, K फॉर आपका करनाल, G फॉर क्या रहेगा आपका फरीदाबाद। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, मैपिंग से याद करेंगे, आपको अच्छे से क्लैरिटी रहेगी। तो ठीक है, ये आपके हैं हरियाणा के मंडल। अभी हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे, हरियाणा के जो ज़िले हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे कम क्या पाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे सिरसा। सिरसा के अंदर क्या पाया जाता है, सबसे अधिक फसल पाई जाए, सबसे ज़्यादा फसल कहाँ होती है सिरसा के अंदर, सबसे ज़्यादा सब्जी भी कहाँ उगाई जाती है सिरसा के अंदर, सबसे ज़्यादा सिंचाई भी कहाँ होती है सिरसा के अंदर। अगर सबसे ज़्यादा फसल वहाँ पर उगाई जाती है तो सबसे ज़्यादा सिंचाई भी कहाँ होगी, सिरसा के अंदर ही। तो आप कैसे याद रखेंगे, फसल है तो सिंचाई भी होगी, ठीक है, फसल सब्जी और सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, सिरसा के अंदर। सिरसा के अंदर क्या होती है, सबसे कम बारिश होती है, इसीलिए तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, ठीक है। सिंचाई होना और वर्षा होना ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत हो जाते हैं। अगर जहाँ पर आपकी जो वर्षा है वो ज़्यादा होगी तो वहाँ पे सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके सिरसा के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, सिंचाई है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वर्षा क्या हो रही है, सबसे कम हो रही है। फिर हम देखेंगे फतेहाबाद। फतेहाबाद से पहले हम देख लेते हैं ऊपर वाले जो हमारे ज़िले हैं, पंचकुला। पंचकुला के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं पंचकुला के अंदर, क्योंकि पंचकुला क्या है, हमारा जो नॉर्थ वाला एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हमारे हरियाणा का जो ये उत्तर पूर्वी भाग है, जो ऊपर वाला ये रीजन है, यहाँ पे क्या होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो कहाँ पाए जाएंगे, पंचकुला के अंदर, पंचकुला के अंदर। और क्या है, पशु जो हैं वो सबसे कम पाए जाते हैं पंचकुला के अंदर, पशु नहीं रखते लोग। अम्बाला के अंदर क्या होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर आपसे पूछे कि कौन से ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वर्षा होती है, तो वो है आपका अम्बाला। अगर आपसे पूछे कि उस स्पेसिफिक किसी प्लेस यानी कि स्थान का नाम पूछे तो वो क्या है आपका छछरौली, जो कहाँ पर है आपका यमुनानगर, उसको क्या बोलते हैं हम हरियाणा, हम क्या बोलते हैं हरियाणा का चेरापूंजी, किसको बोलेंगे, छछरौली को। अम्बाला के अंदर क्या होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और क्या है, अम्बाला के अंदर सड़कों का जो घनत्व है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। और वहाँ पर जो NH यानी कि नेशनल हाईवे हैं वो भी क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा है। अम्बाला के अंदर क्या है, आप ये से याद कीजिएगा, वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। क्यों वर्षा सबसे ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो सड़कें हैं, जो पक्की सड़कें बनाई गई हैं, उनका घनत्व ज़्यादा है। और वहाँ पे नेशनल हाईवे हैं वो भी सबसे ज़्यादा है। कुरुक्षेत्र के अंदर हमारा क्या है, पर्यटन स्थल सबसे ज़्यादा है। पर्यटन स्थल यानी कि जहाँ पर लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं एज ए टूरिस्ट। फिर हम देखेंगे हमारा फतेहाबाद। फतेहाबाद के अंदर सबसे कम वन पाए जाते हैं। और फतेहाबाद के अंदर क्या है, पर्यटन स्थल भी सबसे कम है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाएंगे, आपके पंचकुला के अंदर, और सबसे कम वन कहाँ पाए जाएंगे, आपके फतेहाबाद के अंदर। फिर है आपका हिसार। हिसार के अंदर क्या है, आपका HEU है। और आपका क्या है, एक लुआस यूनिवर्सिटी है, लाला लाजपत राय वेटरनरी साइंस की जो यूनिवर्सिटी है। तो आप इसे याद रखेंगे, हिसार के अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके सबसे ज़्यादा जो पशु है वो कहाँ पाए जाएंगे, हिसार के अंदर। और सबसे कम पशु कहाँ पाए जाते हैं, पंचकुला के अंदर। महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। जो फरीदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाएंगे, आपके उद्योग यानी कि आपकी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं जो भी हैं वो आपके कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा फरीदाबाद के अंदर हैं। तो ये था आपका टॉपिक, हरियाणा के ज़िलों के अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे कम क्या पाया जाता है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखेंगे, हरियाणा के अंदर फसल और सब्जी कौन कौन सी कहाँ पर पाई जाती है और कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है और कहाँ पर कम पाई जाती है। तो सबसे पहले जो हमारा है सिरसा। सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिरसा जो हमारा ज़िला है उसके अंदर क्या पाया जाता है, कपास, गेहूं और गाजर। ठीक है, गेहूं कहाँ पाया जाता है, आपका सिरसा के अंदर पाया जाता है सबसे ज़्यादा। फिर हम देखेंगे हमारा जो भिवानी है, भिवानी के अंदर आपका क्या पाया जाता है, भिवानी के अंदर पाया जाता है आपका जौ, चना, बाजरा और सरसों। भिवानी के अंदर आपकी क्या होती है, जो बारिश है, जो आपका जो बारिश का जो औसत है वो कम रहता है,
तो इसलिए यहाँ पे कौन सी फसल होंगी जिनको क्या है, कम पानी की ज़रूरत है, जैसे जौ हो गया, चना, बाजरा और सरसों। फिर हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर क्या पाया जाएगा, सबसे ज़्यादा आलू, मेथी और धनिया कहाँ पाया जाएगा आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। पंचकुला के अंदर मक्का। एक बात याद रखिएगा, पंचकुला के अंदर क्या होती है, बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमारी मक्का है वो क्या करती है, कम पानी का प्रयोग करती है, यानी कि यूज करती है। मक्का को अगर हम क्या करेंगे, मक्का की अगर खेती करेंगे तो इसको इतने पानी की ज़रूरत नहीं है। फिर भी सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पाई जाएगी, पंचकुला में। आप इसको रोंग मत कर देना कि मक्का पंचकुला में नहीं हो सकती। सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ होगी आपकी, पंचकुला के अंदर। अम्बाला के अंदर क्या होगी आपकी, हल्दी। यमुनानगर के अंदर आपका क्या पाया जाएगा, सबसे ज़्यादा गन्ना। और यमुनानगर के अंदर गन्ना पाया जाता है, इसीलिए यमुनानगर को हम क्या बोलते हैं, शुगर सिटी या फिर पेपर सिटी, ठीक है। करनाल को हम क्या बोलते हैं, धान का कटोरा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, धान उगाया जाता है, यानी कि धान की खेती की जाती है। सोनीपत के अंदर क्या उगाया जाता है सबसे ज़्यादा, मशरूम, यानी कि मशरूम को आप क्या बोलते हैं, खुम्बी। रोहतक के अंदर आपका है ज्वार। और गुरुग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा आपका क्या पाया जाता है, प्याज पाया जाता है। ये थे आपके सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले के अंदर फसल या फिर आपकी सब्जी पाई जाती है। अब हम देखते हैं इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम देखेंगे हमारे हरियाणा के अंदर जो पशु हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। जो पशु है ना, हमारे पशुओं की जनगणना कौन करता है, वो करता है हमारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग। पशुपालन एवं डेयरी विभाग, जिसका मुख्यालय कहाँ है, इस विभाग का मुख्यालय आपका पंचकुला के अंदर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि मुख्यालय आपका पंचकुला के अंदर। फिर हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं सिरसा। सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, बकरी। सबसे ज़्यादा बकरी पाई जाएंगी सिरसा के अंदर, सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाएंगे और सबसे ज़्यादा गाय पाई जाएंगी। जो ऊँट का जो प्रजनन केंद्र है वो आपका कहाँ पे है, सिरसा के अंदर, ठीक है। जो बकरी का जो प्रजनन केंद्र है ना, वो आपका कहाँ मिलेगा आपको, तोशाम भिवानी के अंदर मिलेगा। हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, आपकी भैंस पाई जाती हैं। और हिसार के अंदर क्या है, आपकी एक विश्वविद्यालय पाया जाता है, आपकी एक यूनिवर्सिटी है लुआस, वो आप ध्यान रखेंगे। जो भैंस का प्रजनन केंद्र है वो भी आपका कहाँ पाया जाता है, हिसार के अंदर ही। भिवानी के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा आपकी भेड़ पाई जाती हैं। नूह के अंदर क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आपके बिल्ली और खरगोश। पलवल के अंदर क्या पाया जाएगा आपका, पलवल के अंदर आपके सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, आपके गधे पाए जाते हैं। नूह के अंदर देखिए आपके पास सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे, बिल्ली और खरगोश। गुरुग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कुत्ते और आपके घोड़े मिलेंगे। कहाँ आपको, गुरुग्राम के अंदर। झज्जर, खच्चर, यानी कि सेम है इनका नाम। झज्जर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे आपको, खच्चर। आप एक फैक्ट और याद रखेंगे, झज्जर के अंदर आपका जो सबसे बड़ा मेला लगता है पशुओं का, कहाँ लगता है, वो लगता है आपका जहाजगढ़ के अंदर। जहाजगढ़ के अंदर सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है आपका, ठीक है। फिर है आपका सोनीपत। सोनीपत के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, आपके सुअर। कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के अंदर सबसे ज़्यादा आपके क्या पाए जाते हैं, हाथी पाए जाएंगे। तो ये थे आपके हरियाणा के जो ज़िले हैं उनके अंदर कौन कौन सा पशु सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप हमने जो हमारे राजकीय प्रतीक किए थे उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे राज्य का जो पशु है, राजकीय पशु, वो कौन सा, स्तनधारी राजकीय पशु पूछेंगे तो वो क्या आपका नीलगाय, ठीक है। तो आपके ये क्या, वो हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है ओनली कि कौन सा पशु आपका किस जिले के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये थे हमारे पशु। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे हरियाणा के अंदर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कितने हैं। हमारे पास हमारे हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य है टोटल, वो है 8 और 2 क्या है हमारे पास आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है सिरसा है। सिरसा के अंदर जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, जो भी हमारे जीव हैं जो कहाँ रहते थे, वनों के अंदर रहते थे, उनको रिजर्व करने के लिए, यानी कि उनको हमें प्रिजर्व करना है, उनके लिए हमने वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए हैं।
तो हमारा जो सिरसा है, सिरसा के अंदर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है? हमारा अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। जो सिरसा के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आप याद रखेंगे। अबूब शहर वाला क्या है? सबसे बड़ा। इन सब में से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? अबूब शहर। फिर है आपके पास रेवाड़ी। रेवाड़ी के अंदर जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। आप इसको कैसे याद करेंगे कि रेवाड़ी नहर के अंदर क्या फेंक दिया आपने? रेवाड़ी फेंक दी, ठीक है। तो रेवाड़ी से आप कैसे याद करेंगे? नाहर। नाहर को कैसे याद करेंगे? रेवाड़ी से। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पाया जाएगा? रेवाड़ी के अंदर। फिर है हमारा झज्जर के अंदर दो मिलेंगे आपको हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य। एक है हमारा भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा है हमारा खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य। ये दोनों कहाँ है? हमारे झज्जर के अंदर। फिर हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। जो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हमारा क्या है? सबसे छोटा है, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। फिर है हमारा यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर क्या है? कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। पंचकुला के अंदर दो हैं, कौन कौन से हैं आपके? बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य। यानी कि पंचकुला के अंदर जो आपकी मोरनी हिल्स है वहाँ पे क्या करते थे? शिकार करते थे, जिससे क्या हो जाता था? उनका खून खोल जाता था, तो वो क्या कर लेते थे? शिकार करते थे, ठीक है। तो आपके पंचकुला के अंदर दो हो गए। फिर है ये हमारे हो गए टोटल 8 वन्य जीव अभ्यारण्य। अभी हमारे पास 2 आरक्षित क्षेत्र भी हैं, वो है बीरबारा आरक्षित क्षेत्र और सरस्वती आरक्षित क्षेत्र। जो बीरबारा आरक्षित क्षेत्र है वो है आपका जींद के अंदर, और जो सरस्वती आरक्षित क्षेत्र है वो है आपका कैथल और कुरुक्षेत्र के बॉर्डर लाइन पे। यानी कि कुछ हिस्सा इसका कुरुक्षेत्र के अंदर है, कुछ हिस्सा इसका कहाँ पे है? आपके कैथल के अंदर है। जो सरस्वती आरक्षित क्षेत्र है ये क्या है? पर्यावरण की दृष्टि से ये क्या है? पर्यावरण संवेदनशील है। तो ये है हमारे 2 आरक्षित क्षेत्र, 8 के हमारे पास वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये थे हमारे 8 और 2 10, टोटल हमारे पास वन्य जीव अभ्यारण्य और आरक्षित क्षेत्र कितने हमारे पास? टोटल है हमारे पास 10। अभी हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रजनन केंद्र। हरियाणा के प्रजनन केंद्र की जो हमारे प्रजनन केंद्र है हरियाणा के अंदर कौन से जिले के अंदर कौन सा प्रजनन केंद्र पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊंट प्रजनन केंद्र। ऊंट प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका सिरसा के अंदर, क्योंकि जो ऊंट है वो आपके सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? आपको सिरसा के अंदर मिलेंगे। तो आपका जो ऊंट का जो प्रजनन केंद्र है वो भी आपको कहाँ मिलेगा? सिरसा के अंदर। हिसार के अंदर क्या मिलेंगे आपको? भेड़, घोड़ा और भैंस के जो प्रजनन केंद्र है वो आपको कहाँ मिलेंगे? हिसार के अंदर। भिवानी के अंदर आपको क्या मिलेगा? चिंकारा प्रजनन केंद्र। आपको जब बोलेगा स्पेसिफाई करके देगा चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये आपको कहाँ मिलेगा? भिवानी के अंदर एक जगह है कैरू, ये आपको मिलेगा कैरू चिंकारा प्रजनन केंद्र, कैरू भिवानी के अंदर। जब बोले आपको मोर व चिंकारा, यानी कि मोर और चिंकारा आपको इकट्ठा लिख के देगा, तो आप क्या टिक मार्क करेंगे? आप करेंगे रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। फिर हम देखेंगे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे 3 प्रजनन केंद्र पाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा काला तीतर प्रजनन केंद्र, सारस प्रजनन केंद्र एंड मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। काला तीतर प्रजनन केंद्र आपका कुरुक्षेत्र के अंदर एक जगह है पिपली, वहाँ पर पाया जाएगा। जो आपका मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो आपका कहाँ मिलेगा? आपको भोर सैदान कुरुक्षेत्र के अंदर मिलेगा। अभी हम देखते हैं हमारा पंचकुला के अंदर 4 प्रजनन केंद्र आपको मिलते हैं। तीतर प्रजनन केंद्र, आप ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे क्या है? तीतर प्रजनन केंद्र, जो कहाँ मिलेगा आपको? पंचकुला में, मोरनी हिल्स में। काला तीतर आपको कहाँ मिलेगा? काला तीतर प्रजनन केंद्र आपको मिलेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। पंचकुला के अंदर क्या है? फर्स्ट है हमारा काला तीतर प्रजनन केंद्र, सेकंड हमारा रेड जंगल फाउल एंड गोरैया प्रजनन केंद्र, गिद्ध प्रजनन केंद्र एंड फिशेंट प्रजनन केंद्र। ये 4 आपके कहाँ मिलेंगे? आपको पंचकुला के अंदर। तो ये थे हमारे हरियाणा के प्रजनन केंद्र। इससे HSSC, इस टॉपिक से आपकी जो HSSC है बार बार क्वेश्चन पूछती है, तो आप इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है खनिज। हमारे हरियाणा के अंदर, हरियाणा के जो ज़िले हैं उनके अंदर किस प्रकार का खनिज पाया जाता है उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंबाला के अंदर जो हमारा खनिज पाया जाता है वो कौन सा है? रेवादार
चूना, वो कहाँ पाया जाएगा? अम्बाला के अंदर। रोहतक के अंदर क्या पाया जाता है? चूना पाया जाता है सबसे ज़्यादा। फिर है कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर क्या पाई जाती है सबसे ज़्यादा? चीनी मिट्टी, कांच और बालू। चीनी मिट्टी, कांच और बालू कहाँ पाया जाएगा आपका? गुरुग्राम के अंदर। फरीदाबाद के अंदर आपका क्या पाया जाएगा? बजरी, क्रेशर और रेत। ठीक है। फिर आपका जो हिसार है, हिसार के अंदर क्या पाया जाएगा? शोरा। शोरा क्या है? आपका एक तरह का खनिज है। भिवानी के अंदर आपके पास क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? भिवानी के अंदर मिलेगा आपको लोहा और मैग्नीज। देखिए सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ मिलेगा आपको? भिवानी के अंदर मिलेगा। लेकिन हम जो मैग्नीज सिटी बोलते हैं वो हम किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं हम मैग्नीज सिटी? हिसार को बोलेंगे। तो अभी हमारे पास हिसार के अंदर हो गया शोरा, भिवानी के अंदर हो गया लोहा और हमारा मैग्नीज। ठीक है। फिर है हमारे पास चरखी दादरी। चरखी दादरी के अंदर एक गांव है कलियाना गांव, उसके अंदर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? हिलना पत्थर मिलता है। ये जो पत्थर है ना, हिलना पत्थर, ये आपका बहुत ही लचीला पत्थर होता है। ये रबड़ की तरह होता है। इसको हम, इसके अंदर जो लचीलापन है वो क्या होता है? ज़्यादा पाया जाता है। तो इसीलिए हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? ये रबड़ की तरह हिलेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हिलना पत्थर। कहाँ पाया जाता है? ये चरखी दादरी के कलियाना गाँव में। महेंद्रगढ़ के अंदर जितने भी आपके जो खनिज बच गए ना, उनके अलावा जितने भी खनिज पाए जाएंगे वो आपके कहाँ पाए जाएंगे? महेंद्रगढ़ के अंदर। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा खनिज हरियाणा के कौन से ज़िले में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर। रेवाड़ी के अंदर हम देखेंगे तो स्पेसिफिकली क्या पाया जाता है? स्लेट पत्थर पाया जाएगा। तो ये थे आपके खनिज। तो आप इनको इनका थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ओवरव्यू देख कर जाएंगे एग्जाम में। इनसे आपका जो एग्जामिनर है अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे। अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है झील। हरियाणा के अंदर कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं फतेहाबाद के अंदर जो झील पाई जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? चिल्ली झील। फिर है हमारे पास जींद। जींद के अंदर हमारे पास झील पाई जाती है, वो कौन सी है? बुलबुल झील। और एक और हमारे पास जींद के अंदर तालाब भी पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रानी तालाब। हिसार के अंदर जो झील पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू बर्ड झील। और एक हिसार के अंदर ही हांसी है, एक अलग से तहसील, उसके अंदर कौन सी पाई जाती है? ब्लैक बर्ड झील पाई जाती है। ब्लैक बर्ड कौन सी पाई जाती है? ब्लैक बर्ड हांसी के अंदर आ जाएगा। फिर ये किसके अंदर? हिसार के अंदर ही। भिवानी के अंदर कुछ नहीं है। रोहतक के अंदर आपकी कौन सी है? तिलियार झील। रोहतक के अंदर कौन सी है? तिलियार झील। आपके नूह के अंदर 3-4 झीलें पाई जाती हैं, जैसे कि कोटला झील है, आपकी चंदेली झील है, सांगेल झील है और उजीना। कौन कौन सी है? कोटला। कौन कौन सी है आपकी नूह के अंदर यानी कि मेवात के अंदर? 4 झीलें हैं। कोटला झील, उजीना झील, चंदेली झील और आपकी सांगेल झील। पलवल के अंदर एक पाई जाती है, कौन सी है? उसका नाम है क्या है? डबचिक झील। फरीदाबाद के अंदर आपकी हैं 4 झीलें। फर्स्ट है हमारे पास बड़खल झील, सूरजकुंड झील, धोज झील और मयूर झील। जो हमारी है बड़खल झील है, इसका आप याद रखेंगे ये कब बनी थी? ये 1947 ईस्वी सन में बनी थी। ठीक है। ये किसके लिए बनाई गई थी? ये बड़खल झील ये बनाई गई थी सिंचाई के पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। फिर है हमारे पास सूरजकुंड झील। जो सूरजकुंड झील है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था राजा सूरजमल तोमर ने। कब करवाया था? वो करवाया था 11वीं शताब्दी के अंदर। फिर धोज और मयूर झील ये कहाँ पाई जाती हैं? आपकी फरीदाबाद के अंदर। फिर आप याद रखेंगे गुरुग्राम की झीलें। गुरुग्राम के अंदर कितनी झीलें पाई जाती हैं? इसके अंदर भी 4 इंपॉर्टेंट झीलें हैं, जैसे दमदमा झील है, खलीलपुर झील है, सुल्तानपुर झील है और आपकी बसई झील है। जो आपकी दमदमा झील है ये भी कब बनी थी? 1947 के अंदर बनी थी। सुल्तानपुर झील के रिगार्डिंग एक फैक्ट है, वो क्या है? सुल्तानपुर झील के अंदर जो हमारे क्या हैं? प्रवासी पक्षी हैं वो आते हैं, जैसे कि साइबेरियन सारस है, वो कहाँ से आता है? रसिया से यानी कि रूस से आते हैं। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? ये सीजनल पक्षी होते हैं। ये जैसे कि वहाँ ज़्यादा ठंड है या फिर वहाँ गर्मी है तो हमारे यहाँ पर मूव कर जाते हैं। फिर है करनाल। करनाल से आप याद रखेंगे करनाल
के अंदर क्या था, करण झील। करण किसका है, करनाल का, नहीं करनाल किसका है, करण का है, ठीक है। कुरुक्षेत्र के अंदर आपके पास 2 झील पाई जाती हैं, एक तो है आपकी बीबीपुर झील और दूसरी है आपकी सन्निहित झील। जो आपकी सन्निहित झील है इसको क्या बोला जाता है, 7 नदियों का संगम, यानी कि यहाँ पे आपकी क्या है, 7 नदियाँ आके मिलती हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है, आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर पाई जाती है। लास्ट है हमारी पंचकुला के अंदर जो झील पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, टिक्करताल झील। ये है टिक्करताल। और जो रोहतक के अंदर पाई जाती है वो है तिलियार। इनमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तिलियार और टिक्करताल। ये थी आपकी हरियाणा की इम्पोर्टेंट जो झीलें हैं, वो अभी हम देखते हैं इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा की जो क्या है, नदियां हैं, उनको देखेंगे। जो हमारे हरियाणा की नदियां हैं उनका उद्गम स्थल क्या है और ये कहाँ कहाँ पे फ्लो करती हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पे ये बहती है और इन नदियों के ऊपर कौन कौन से आपके बांध हैं। तो चलिए देखते हैं हम इनके बांध, कौन कौन से इनके ऊपर बांध हैं। सबसे पहले ये हमें देखना होगा कि सबसे ऊपर में जो पहाड़ी है वो कौन सी है, शिवालिक की पहाड़ियाँ आपके किस किस ज़िले में है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो आपकी पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर। यानी कि आपकी इन 3 जिलों के अंदर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे है आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, वो है आपकी घग्गर नदी। ये कौन सी नदी है आपकी, घग्गर नदी। घग्गर नदी, टांगरी नदी और मारकंडा नदी, ये कहाँ से निकलती है, आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से। और दूसरा आपका कौन सी है, यमुना नदी, यानी कि ये कहाँ से निकलती है, आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से। और जो आपकी घग्गर नदी है ये कहाँ से निकलेगी, इसका उद्गम जो स्थल है वो है डागसाई, एक जगह का नाम है। कहाँ पर है ये आपका है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हम देखेंगे घग्गर नदी के ऊपर कौन कौन से बांध हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि घग्गर नदी हमारी कौन कौन से ज़िले से बहती है। सबसे पहले ये हिमाचल प्रदेश से निकली, कहाँ से, डागसाई एक स्थान का नाम है, वहाँ से निकलती है ये। फिर ये वहाँ पे क्या है, दीवान वाला बांध, यानी पंचकुला के जस्ट ऊपर। फिर ये पंचकुला से एंटर करेगी, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र को थोड़ा सा टच करेगी, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। कितने ज़िले से होकर गुजरती है ये हमारी घग्गर नदी, 1 2 3 4 5 6 7 ज़िले से होकर गुजरती है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ भी ले कि घग्गर नदी कितने ज़िलों से बहती है तो आपके हैं 7 नदी, ठीक है, 7 ज़िले। तो पहला है आपके जो बांध है वो दीवान वाला बांध, कौन सी नदी पे, घग्गर नदी पे। फिर है आपका कृष्णा बांध और फिर है आपका एक ओटू बांध। जो ओटू बांध है वो कौन सी नदी पे है, वो है आपका घग्गर नदी पे। और वो कहाँ पाया जाता है, कौन सी ज़िले में है, वो है सिरसा ज़िले के अंदर। ये थी हमारी घग्गर नदी के बारे में। फिर है हमारी टांगरी नदी। जो टांगरी नदी है ये भी कहाँ से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से। और मारकंडा नदी भी। टांगरी नदी कहाँ से निकलेगी, पंचकुला से निकलेगी और ये कहाँ मिलेगी, मारकंडा के अंदर मिल जाएगी, अंबाला के अंदर। ये थोड़ा सा एरिया कवर करेगी पंचकुला का और थोड़ा सा अंबाला का। मारकंडा की क्या है, ये सहायक नदी बन जाएगी। जो मारकंडा जो नदी है हमारी, वो हमारी कहाँ से निकलती है, वो हमारी पंजाब से आएगी, ठीक है। वो उसका उद्गम स्थल क्या है, मोरनी की जो पहाड़ी, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वही हैं, लेकिन हमारे हरियाणा के बाहर से है उसका उद्गम स्थल। जो मारकंडा नदी है वो क्या है, उसका जो पुराना नाम है, यानी कि दूसरा नाम है या प्राचीन नाम है, वो क्या है, अरुणा नदी। ये मारकंडा नदी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, अंबाला में और कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के बाद ये क्या करेगी, घग्गर नदी में मिल जाएगी, ठीक है। तो घग्गर की हमारी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, टांगरी और मारकंडा। और मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है, आपकी टांगरी नदी। ये थी आपकी घग्गर नदी। अभी हम देखेंगे यमुना नदी के बारे में। जो यमुना नदी है हमारी, उसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर। उसके तो ये कहाँ कहाँ से फ्लो करेगी, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, दिल्ली में भी को भी टच करती है ये, फरीदाबाद और पलवल। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6। यमुना नदी जो आपकी कितने डिस्ट्रिक्ट को टच, कितने डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, यानी कि बहती है, वो है आपके 6 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 2 3 4 5 और 6।
अभी हम देखेंगे यमुना नदी के ऊपर कौन कौन से बांध है। यमुना नदी के ऊपर आपका है हथनी कुंड बांध, जो किससे बना है, जो बना है आपका कंक्रीट से बना बांध है। फिर है हमारा टोपी वाला बांध, ये भी कहाँ है आपका यमुनानगर के अंदर। हथनी कुंड बांध भी कहाँ पर है आपका यमुनानगर के अंदर। फिर है जो ओखला बांध, ओखला बांध कहाँ पर है हमारा दिल्ली के अंदर। जब हमारी यमुना नदी एंटर करती है यानी कि प्रवेश करती है तो हमारा कौन सा बांध है, ओखला बांध। वो कहाँ बनाया गया है, दिल्ली में बनाया गया है ओखला बांध। कौन सी नदी पे, यमुना नदी पे। फरीदाबाद के अंदर 2 बांध है हमारे यमुना नदी पे, एक तो है हमारा अनंगपुर बांध, दूसरा है हमारा पल्ला बांध। जो हमारा अनंगपुर बांध है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध भी बोलते हैं, किसको, अनंगपुर बांध को। तो ये थे हमारे जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ और उनके बांध। अभी हम देखते हैं हमारा जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ना, उनसे कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, और जो हमारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। वो पाई जाती हैं आपकी भिवानी में, चरखी दादरी में, ठीक है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, थोड़ा सा गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद। यहाँ पर आप झज्जर में नहीं है, यहाँ पर आपकी क्या पाई जाएंगी, अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो अरावली की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदी निकलती है, यानी कि दक्षिण में हमारी कौन कौन सी नदियाँ हैं, वो है आपकी दोहन नदी, साहिबी नदी और इंदौरी नदी। जो मेन क्या है आपकी साहिबी नदी। साहिबी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बहरोड की जो पहाड़ी है जयपुर में, वहाँ से इस नदी का क्या है उद्गम स्थल, वहाँ से क्या होती है ये निकलती है, यानी कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, बहरोड की जो पहाड़ी है जयपुर में, वहाँ से आती है आपकी साहिबी नदी। फिर साहिबी नदी से ही रेवाड़ी के अंदर जो ढोसी की पहाड़ी है वहाँ से आपकी जो दोहन नदी है वो निकलती है, और वो कहाँ फ्लो करती है, रेवाड़ी में और फिर महेंद्रगढ़ में। तो दोहन नदी का जो आपका उद्गम स्थल है वो क्या है, डोसी की पहाड़ी, कहाँ पे, रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। हाँ, डोसी की पहाड़ी कहाँ है आपकी, महेंद्रगढ़ के अंदर। फिर है आपकी इंदौरी नदी। इंदौरी नदी भी साहिबी नदी की सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है, मेवात की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलेगी, इंदौरी नदी। और जो आपकी जो ये दोहन नदी है ना, ये आपकी निकलेगी डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ से। तो ये थी आपकी नदियाँ। और आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ ऊपर पाई जाती हैं उत्तर पूर्वी भाग में हरियाणा की, और जो आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो आपकी पाई जाती हैं दक्षिण पश्चिमी भाग में। ये पाई जाती हैं आपके 3 जिलों के अंदर, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर। और जो आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती है भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल के अंदर। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी हम देखेंगे कुछ और हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको देखते हैं। अभी हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विधानसभा, यानी कि अभी हम थोड़ा सा हरियाणा की पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम क्या करें इस क्लास के अंदर, जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ हम उन्हीं को टच कर रहे हैं। हम आपका जो सारा सिलेबस है हरियाणा जीके का, यानी कि जो आपके सारे टॉपिक्स हैं उनको कवर नहीं कर रहे। जो आपका फाइनल टच है ना एग्ज़ाम से पहले का, जो आपको रिवीजन करवाने का पर्पज़ है हमारा इस क्लास से, सिर्फ आपका जो कि हमारा है विधानसभा। विधानसभा जो है ये हमारी जो विधानसभा चल रही है, ये कौन सी विधानसभा है, ये हमारी है 15वीं विधानसभा, जो कब से स्टार्ट हुई थी, जो हुई थी 17 अक्टूबर 2024 से। ये हमारी जो विधानसभा है इसके अंदर जो हमारा स्पीकर है वो कौन है, हरविंदर कल्याण, जो कि कौन से नंबर का है, 22वें नंबर का। आप ये याद रखेंगे, जो ये स्पीकर है ये कौन से नंबर का स्पीकर है, 22वें नंबर का। और जो हमारा 15वीं विधानसभा का जो डिप्टी स्पीकर है वो कौन है, किशन मिड्डा। और जो हमारा मुख्यमंत्री है वो कौन है, नायब सिंह सैनी जी। ये क्या है, हमारे 11वें नंबर के क्या है, मुख्यमंत्री। इनका जो विधानसभा का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, जहाँ से इन्होंने चुनाव लड़े थे वो कौन सा, इनका लाडवा, यानी कि लाडवा कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर। इनके पास जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनके पास हम कितने डिपार्टमेंट हैं, टोटल हैं 13 डिपार्टमेंट। उनको देखते हैं। सबसे पहले इनके पास क्या है, गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, संस्थागत वित्त और मुद्रा नियंत्रण, जो भी मुद्रा का नियंत्रण है, और उसका जो संस्थागत वित्त है, यानी कि जो भी संस्थाओं में जो पैसा लगना है या जो आएगा वो कहाँ है, किसके पास है, वो हमारे मुख्यमंत्री जी के पास है। 4th है हमारा
योजना भी इनके पास है, आबकारी और कराधान, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड शहरी संपदा, जो भी टाउन है और हमारी कंट्री की जो प्लानिंग करनी है वो वाला विभाग भी इन्हीं के पास है। न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, CID, सबके लिए आवास, ठीक है, सबके लिए क्या होना चाहिए, आवास होना चाहिए, ये वाला डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। सूचना, जनसंपर्क, भाषा और सांस्कृतिक शिक्षा भी इन्हीं के पास है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण। फिर है हमारा 13 में अन्य, यानी कि वो सारे डिपार्टमेंट जो किसी भी मंत्री के पास नहीं है, वो सारे डिपार्टमेंट बच्चे में किन के पास आ जाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास आ जाएंगे। तो हम देखते हैं हमारे जो और मंत्री हैं उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट रहेंगे। जो हमारे नेक्स्ट हैं, हमारे जो क्या है मंत्रिमंडल देख रहे हैं हम, वो क्या है हमारे पास, अनिल विज जी, इनके पास कौन से हैं, 3 डिपार्टमेंट है। कौन कौन से, परिवहन विभाग, बिजली विभाग और आपका श्रम विभाग, ये तीनों किनके पास है, अनिल विज जी के पास हैं। फिर थर्ड है हमारा कृष्ण लाल पंवार जी, ये भी हमारे क्या है कैबिनेट मंत्री हैं। तो इनके पास क्या है, 2 विभाग है, विकास एवं पंचायत और खनन और भू विज्ञान, ये किनके पास है, कृष्ण लाल पंवार जी हमारे मंत्री जी हैं, इनके पास। फोर्थ है हमारा राव नरबीर जी, इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, इनके पास है उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव, उद्योग वाला, पर्यावरण, ठीक है, उद्योग से रिलेटेड आप कर लेंगे पर्यावरण की, फिर विदेश सहयोग विभाग और सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण। फिर है हमारे पास 5th नंबर पे रणवीर गंगवा जी, इनके पास हैं 2 जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण विभाग। तो ये थे हमारे जो भी कैबिनेट मंत्री हैं, इनके पास कौन कौन से विभाग है, अभी हम देखते हैं आगे। हमारे पास टोटल कितने मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं हमारे पास टोटल, मंत्रिमंडल में हमारे पास टोटल 14 मंत्री हैं। 12 तो हमारे पास क्या है, कैबिनेट मंत्री हैं, और 2 हमारे पास अब की बार क्या हैं, राज्य मंत्री हैं। तो हम देखते हैं आगे, देखते हैं कौन से हैं हमारे पास। हमारा जो नेक्स्ट जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं वो हमारे महिपाल ढांडा जी, इनके पास हमारे पास 4 विभाग हैं। इनके पास शिक्षा से रिलेटेड विभाग हैं वो कौन कौन से हैं, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, अभिलेखागार एवं संसदीय मामले भी इन्हीं के पास हैं। फिर है हमारे जो अगले जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री, वो है हमारे विपुल गोयल जी, उनके पास 3 हैं विभाग हमारे, कौन कौन से, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी विकास विभाग और आपका नागरिक उड्डयन विभाग। 8th है हमारे अरविंद शर्मा जी, इनके पास कौन कौन से हैं, सहकारिता, जेल, चुनाव और पर्यटन, सहकारिता, जेल, चुनाव और पर्यटन। फिर है हमारे पास श्याम सिंह राणा जी, इनके पास क्या है हमारा, कृषि एवं किसान कल्याण। आप ये याद रखेंगे, कृषि एवं किसान कल्याण जो है वो किनके पास है, श्याम सिंह राणा के पास। पशुपालन विभाग भी इन्हीं के पास है और मत्स्य पालन भी इन्हीं के पास है। अभी हमारे पास कितने रहते हैं, हमारे पास 5 और रहते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। हमारा जो अगला है कैबिनेट मंत्री वो कौन है, कृष्ण बेदी जी, इनके पास हमारे क्या है, 3 डिपार्टमेंट हैं, आतिथ्य सरकार, वास्तुकार, सामाजिक न्याय सशक्तिकरण, SC/BC वेलफेयर, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास का जो भी वेलफेयर एसोसिएशन है वो किनके पास है, कृष्ण बेदी जी, जो हमारे क्या हैं कैबिनेट मंत्री। फिर है हमारे पास श्रुति चौधरी जी, इनके पास 2 डिपार्टमेंट है, वो है महिला एवं बाल विकास और इनके पास क्या है, सिंचाई एवं जल संसाधन। कौन सा है, महिला एवं बाल विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन, ठीक है। फिर हमारे पास आरती राव, इनके पास क्या है, हेल्थ से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य, आयुष, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान। ये जो 2 है ना, राजेश नागर एंड गौरव गौतम जी, ये हैं हमारे पास 2 राज्य मंत्री। टोटल हमारे पास मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हैं, 14 मंत्री हैं, उनमें से हमारे पास 12 तो क्या है कैबिनेट मंत्री हैं और 2 क्या है हमारे पास राज्य मंत्री हैं, और वो 2 कौन हैं, राजेश नागर एंड गौरव गौतम, ठीक है। राजेश नागर जी हैं, इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, इनके पास खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, और क्या है इनके पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इधर ये हैं, इनके पास क्या है, युवा सशक्तिकरण एंड एंटरप्रेन्योर, खेल, और इनके पास क्या है, कानून एवं विधायी कार्य। तो ये थे हमारे मंत्री जो कि किसके अंदर है, मंत्रिमंडल के अंदर है। और एक बात और कि अब की बार का जो हमारा क्या है
मंत्रिमंडल है, पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 महिलाएं यानी कि सुरति चौधरी एंड आरती राव जी को शामिल किया गया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कुछ थोड़ा सा मंत्री यानी विधानसभा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, उनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं जो हमारी 15वीं विधानसभा है उसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट या डेटा देख लेते हैं। हमारी जो विधानसभा है 15वीं, उसके अंदर क्या हुआ, बीजेपी की कितनी सीटें आई हैं, 48 सीटें आई। टोटल सीट कितनी हमारी विधानसभा के अंदर, 90 सीट हैं। ठीक है, 90 में से 48 किसको मिल गई, बीजेपी को। और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी मिली है, 37 सीट। 2 सीट किसको मिली है, INLD इंडियन नेशनल लोक दल को मिली है 2 सीटें। उनमें से एक तो डबवाली की है, एक है रानिया। डबवाली से कौन है आपका, आदित्य देवीलाल चौटाला, और रानिया से कौन है आपका, अर्जुन चौटाला। 3 क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कौन है, यानी कि निर्दलीय है, वो किसी भी दल के यानी कि सदस्य नहीं है, किसी भी दल से वो मिले हुए नहीं है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। एक तो आपका है हिसार से, दूसरा आपका गन्नौर से, और तीसरा आपका बहादुरगढ़ से। हिसार से कौन है, आपकी है सावित्री जिंदल। गन्नौर से है आपका कौन है, देवेंद्र काद्यान एंड राजेश जून। कहाँ से है, बहादुरगढ़ से। फिर हमारे जो टोटल वोटर्स हैं वो कितने हरियाणा के अंदर, वो है 2.1 करोड़। उनमें से जो मतदान किया, जिन्होंने वोट डाले, वो कितने हैं, 1.38 करोड़। यानी कि ये जो वोट डालने वाले लोग कितने हैं, ये हमारे हैं 67.9%। सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ वो कहाँ हुआ है, वो आपका हुआ है सिरसा के ऐलनाबाद में। ठीक है, और सब जो हुआ है आपका 80% के अप्रोक्स। और सबसे कम हुआ है आपका फरीदाबाद के बड़खल में, जो हुआ है आपका 48% के अप्रोक्स। अभी हम 1-2 फैक्ट और देख लेते हैं, जैसे कि सबसे कम उम्र में 15वीं विधानसभा के अंदर जिसने जीत हासिल की, वो आपका कौन है, आदित्य सुरजेवाला, जिसकी एज क्या है, मात्र 25 ईयर्स। और उन्होंने कहाँ से मतलब कि सीट ली है, उन्होंने ली है कैथल से। और कौन सी पार्टी के हैं, वो है कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, तो कौन है वो, आदित्य सुरजेवाला। और जो सबसे ज़्यादा उम्र के हैं, उम्र में सबसे ज़्यादा हैं, उन्होंने जो जीत हासिल की है वो है आपके रघुवीर सिंह काद्यान। उनकी एज क्या है आपकी, 80 ईयर्स, यानी कि वो 80 साल के हैं। और वो भी कौन सी पार्टी की हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। और उन्होंने कहाँ से जीत हासिल की है, उन्होंने की है बेरी, आपका जो विधानसभा का चुनाव क्षेत्र है वहाँ से किया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कुछ 2-4 फैक्ट और रह गए हमारे, वो भी देख लेते हैं। जो हमारे कुछ 2-4 फैक्ट रहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। वो क्या है, हमारे पास हमारी जो लोकसभा के अंदर हरियाणा की कितनी सीटें हैं, टोटल कितनी सीटें हैं, 10। और राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं इसके अंदर, राज्यसभा के अंदर। ठीक है, और लोकसभा के अंदर कितनी हैं आपकी, 10 सीटें हैं। 10 में से आपकी 2 सीट क्या है, रिजर्व है। कहाँ कहाँ की, सिरसा की और अम्बाला की। सिरसा और अम्बाला से आपकी क्या है, 2 सीट रिजर्व है। कहाँ पे, लोकसभा के अंदर। अभी हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा लोकसभा का जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है आपका भिवानी और महेंद्रगढ़ वाला एरिया। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका सबसे छोटा जो लोकसभा क्षेत्र है वो है आपका फरीदाबाद। सबसे बड़ा क्या है आपका, वो है आपका भिवानी और महेंद्रगढ़। और जो सबसे छोटा है वो आपका क्या हो जाएगा, फरीदाबाद। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका, वो आपका हो जाएगा भिवानी और महेंद्रगढ़। ठीक है, भिवानी और महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, हो जाएगा आपका फरीदाबाद। ये तो आपके हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर है आपका जनसंख्या की दृष्टि से हम और देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से जो हमारा विधान मतलब कि जो हमारा लोकसभा का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है आपका गुरुग्राम। कौन सा है आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से, गुरुग्राम। और जो सबसे छोटा है यानी कि ये सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है वो आपका कौन सा हो जाएगा, सोनीपत। किस बेसिस पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट से जो हमने डिस्कस
किए हैं। ठीक है।